मधुसूदन क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राहुल। आज हम अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है संविधान का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जिससे हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। और टॉपिक का नाम है भारत के जो संविधान है उसके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखो, नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान में जो शामिल किए गए हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है और एवरी एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलने वाला है। तो एक क्वेश्चन के लिए हम आज की क्लास को पढ़ने वाले हैं। हमें देखना है कि वो क्वेश्चन जो है किस टाइप का मिल सकता है और किस लेवल का हमें मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो ध्यान से, कहते हैं कि जो संविधान का भाग नंबर 4 है, कौन सा? संविधान का भाग नंबर 4, भाग नंबर 4 जो है, भाग नंबर 4 का जो नाम है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो नीति निर्देशक तत्व है इसे इंग्लिश में बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। देखो, ये जो संविधान में शामिल किए गए हैं डीपीएसपी, ये संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद को बोलते हैं कि 36 से लेकर 51 तक इनको शामिल किया गया है। तो एक क्वेश्चन नॉर्मल आता है कि संविधान के भाग नंबर 4 में किसका वर्णन किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों का। इन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी। देखो, इनको जो शामिल किया गया है, इनको शामिल क्यों किया गया है उसके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है, अर्थात इसका स्रोत क्या है। तो समझना होगा हमें कि इसे हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को कब शामिल किया गया था? 1937 में। और बड़ी बात है कि आयरलैंड ने नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से ग्रहण किया था? तो आयरलैंड ने लिया था बेटा स्पेन से। तो क्वेश्चन आता है कि भाग नंबर 4 में क्या है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। कहां से कहां तक है? आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इनका वर्णन किया गया है। इनका स्रोत क्या है? आयरलैंड देश से इनको लिया गया हमारे देश के संविधान में। और आयरलैंड में इन्हें कहां से लिया गया था? तो आयरलैंड में इन्हें स्पेन देश से लिया गया था। कहां से लिया गया था? स्पेन देश से। अब देखो, ध्यान सुना, जब इनको हमारे भारत के संविधान में शामिल किया गया तो इन्हें शामिल करते समय 1935 के अधिनियम के कुछ उपबंधों को शामिल किया गया था। देखो, एक विचार आपको बता रहा हूं शामिल करने का। एक संविधान निर्माता किसको बोलते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के अनुसार। देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के अनुसार बोला गया है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो हमारे देश में समाज कल्याण स्थापित राज्य बनाने के लिए, एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए शामिल किए गए हैं। तो एक पूछ सकता है कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य बनाना। देखो ध्यान का, अंग्रेजों के समय में 1935 का जो अधिनियम अंग्रेजों का आया था, उस अधिनियम में कहा गया था नीति निर्देशक तत्वों के समान थे, जिन्हें बोला गया था कि ब्रिटिश अनुदेशक समान। जो ब्रिटिश के अनुदेशक थे, जो समान के नियम थे, तो उनके जैसा ही हमने लिया है नीति निर्देशक तत्वों को भारत संविधान में। तो इनका उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब देखो, जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने वाले नीति निर्देशक तत्व है, हमें याद रखना होगा कि ये तत्व गैर न्यायोचित है, अर्थात गैर विवादित है। इन पर किसी भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, अर्थात आप कहीं पर भी इन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। तो क्वेश्चन ये आता है कि नीति निर्देशक तत्वों में क्या किसी कोर्ट में या किसी न्यायालय में कोई प्रश्न चिन्ह हो सकता है? ये प्रश्न परिवर्तनीय नहीं होते।
अर्थात ये प्रश्न चिन्ह पे नहीं हो सकता, ये गैर न्यायोचित होते हैं। कैसे होते हैं? गैर न्यायोचित। इन पर किसी भी कोर्ट में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, किसी कोर्ट में कोई प्रश्न नहीं लगाया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब इनको शामिल किया गया था तो इन्हें यह नहीं कहा गया कि राज्य इनको लागू करेगा ही करेगा। ये राज्य के ऊपर निर्भर थे कि राज्य इन्हें लागू करे या ना करे। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है ग्रेनविल ऑस्टिन। उन्होंने इनके बारे में एक बहुत अच्छा कथन दिया था। उन्होंने बोला कि नीति निर्देशक तत्व व अधिकार, जो मूल अधिकार है, ये दोनों संविधान की आत्मा है। तो एक क्वेश्चन बहुत आसान मिलता है कि नीति निश्चित तत्वों और मूल अधिकार दोनों को संविधान की आत्मा किसने बोला? ग्रीनविल ऑस्टिन ने। जबकि आर्टिकल 32 जिसे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको संविधान की आत्मा किसने बोला? तो इसको बोला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। और यदि कोई पूछे कि प्रस्तावना को हमारे संविधान की आत्मा किसने बोला है, तो इसे बोला है सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज एम हिदायतुल्लाह ने। तो संविधान की आत्मा नीति तत्वों को भी बोला जाता है, याद रखना आपको। कहते हैं कि नीति तत्वों को हमारे यहां पर इनका वर्गीकरण किया गया है और मोस्टली 3 प्रकार का वर्णन किया गया है। कितने प्रकार का वर्णन किया गया है? 3 प्रकार का। तो एक क्वेश्चन बहुत आसान मिलता है कि नीति तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? या नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। कहते हैं कि इन नीति तत्वों को हमारे संविधान में मोस्टली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कुछ पार्ट को हमने बोला है समाजवादी, कुछ को बोला है हमने गांधीवादी, और कुछ को बोला हमने उदारवादी। तो एक क्वेश्चन यहां से हमें मिलने वाला है कि कौन कौन से नीति तत्व है जो केवल और केवल समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। तो समझना चाहिए आपको कि हमारे संविधान में नीति तत्वों में जो आर्टिकल 38 है वो पूर्ण समाजवादी है। आर्टिकल 39 है वो समाजवादी है। आर्टिकल 40 है 41 वो समाजवादी है। आर्टिकल 42 वो समाजवादी है। आर्टिकल 43 ये समाजवादी है। और आर्टिकल 47 ये सभी के सभी वाक्य जो है, सभी जो आर्टिकल है, ये समाजवादी विचारधारा को प्रेरित करते हैं। जबकि गांधीवादी विचारधारा से हमें पूछता है कि गांधीवादी विचारधारा को कौन कौन से आर्टिकल मोस्टली बढ़ाते हैं या कौन कौन से डिफाइन करते हैं, तो ग्राम पंचायतों की स्थापना जो कि संविधान के आर्टिकल 40 में है। बोलते हैं कि कुटीर उद्योग सहकारी संघ बनाने की स्थापना, यह आर्टिकल 43 में है। ठीक है, देखो 43 यहां पर भी है और 43 यहां पर भी है। आपको समझना होगा कि ऊपर वाला जो 43 आर्टिकल है उसमें बात की गई है कि जीवन स्तर को ऊपर उठाना। इसकी 2 टर्मिनोलॉजी होती है। इसमें जीवन स्तर की बात की गई है कि हर व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की बात की जाएगी। और यहां की गई है कुटीर उद्योगों की बात कि छोटे छोटे गांवों में कुटीर उद्योग लगाए जाएंगे। तो गांधी जी गांव के समर्थक माने जाते हैं। आगे बोला गया है कि आर्टिकल 43 का भी गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है, यह भी इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 46, 47 और 48 में से प्रेरित है। 46 है, 47 है और 48 है। आप फिर बोलोगे कि 47 यहां पर और यहां पर 2 जगह आ चुका है, ये क्या बात है? तो कहते हैं कि आर्टिकल 47 का यहां वर्णन कुछ हो रहा है और ऊपर वर्णन कुछ हो रहा है। ऊपर वाले आर्टिकल 47 में बोला गया है कि पोषाहार स्तर को ऊपर करना, पोषाहार स्तर को उठाना। जबकि नीचे वाले 47 में कहा गया है कि दारू, मदिरा, सिगरेट पर
प्रतिबंध लगाने का राज्य प्रयास करेगा, यह राज्य को आर्टिकल 47 में दिया गया है। मदिरा अर्थात नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध की बात की गई है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बोलते हैं कि गांधीवादी विचारधारा हमें पता लग चुकी है, हमें समाजवादी विचारधारा पता लग चुकी है कि उदारवादी विचारधारा में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। तो आर्टिकल नंबर जो 44 है, जिसमें सिविल संहिता है, वो हमारी उदारवादी विचारधारा से प्रेरित है। इसके अलावा देखा जाए आर्टिकल 44 के अलावा आर्टिकल 45 जो 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करता है, यह उदारवादी विचारधारा से प्रेरित है। 48, 49, 50 और 51, 48, 49, 50 और 51, ये सभी आर्टिकल हमारी उदारवादी विचारधारा को प्रेरित करते हैं। तो सिंपल रखना कि नीति तत्वों में अब हमें ये सारे पढ़ने होंगे कि आर्टिकल 38 में क्या है, 39 में क्या है, 41 में क्या है, लेकिन मोस्टली आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान के आर्टिकल को कितनी भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो पहले मैं आपको समाजवादी आर्टिकल सारे समझाने का प्रयास करता हूं। समाजवादी, देखो आगे बात करते हैं। तो हमें पता होनी चाहिए कि हमारा जो संविधान है उसमें जो डीपीएसपी है, नीति निश्चित तत्व है, वो आर्टिकल 36 से लेकर कहां तक है, 51 तक वर्णन किया गया है। और इंपॉर्टेंट बात आती है कि आर्टिकल 36 में क्या दिखाया गया है, कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 36 की बात करते हैं, बड़े ध्यान से देखो। अनुच्छेद 36 देखो, इसमें लिखा गया है जो हमारा संविधान में भाग नंबर 3 था, फंडामेंट्स राइट्स, मूल अधिकार। मूल अधिकार के आर्टिकल 12 में था राज्य की परिभाषा। तो आर्टिकल 36 में भी लिखी गई है राज्य की परिभाषा। हमारे संविधान में 3 ऐसे आर्टिकल है जिनमें राज्य की परिभाषा दी जाती है, आपको याद रखना है। आर्टिकल 12 में भी राज्य की परिभाषा है, आर्टिकल 36 में भी राज्य की परिभाषा है, और आर्टिकल 152 में भी राज्य की परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। बड़े ध्यान से समझना। तो समझते हैं कि आर्टिकल जो 36 में राज्य की परिभाषा, वो जो मूल अधिकार में आर्टिकल 12 की परिभाषा सेम परिभाषा, अर्थात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार और अन्य प्राधिकरण, इन सभी को राज्य माना जाएगा। तो आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 36 में क्या लिखा हुआ है। अब आर्टिकल 37 में देखते हैं, कौन सा आर्टिकल में, अनुच्छेद नंबर 37। देखो इसमें जो ये 37 है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है कि यदि कोई भी आपके मूल अधिकारों को, यदि कोई भी आपके मूल अधिकारों को प्रमोशन करता है, क्या करता है, प्रमोशन करता था, कोई भी डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, नीति तत्व का हनन करता है, तो ये किसी प्रकार से वाद योग्य नहीं होंगे, वाद विवाद योग्य नहीं होंगे। अर्थात इनके मामले में आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अर्थात किसी प्रकार के न्यायालय की शरण नहीं लेंगे। शरण नहीं ली जाएगी, इनमें किसी प्रकार शरण नहीं ली जाएगी। आप किसी भी कोर्ट में इनके मामले में नहीं जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, भारत के किसी भी न्यायालय में आप इनमें कोर्ट में नहीं जा सकते। और तीसरी बात है जो इंपॉर्टेंट है, जब इसको बनाया गया था कि ये किसी भी तरीके से न्यायोचित नहीं है, अर्थात ये गैर न्यायोचित है, गैर न्यायोचित। आप इनके आधार पर कहीं न्याय नहीं मांग सकते कि सर आर्टिकल 36 में तो ये लिखा हुआ, 37 में तो ये लिखा हुआ है कि ये हमारा अधिकार है, लेकिन आपके अधिकार का यदि कोई हनन करता है, राज्य लागू नहीं करता,
तो आप ये गैर न्यायोचित होते हैं। बड़ी बात है कि इसमें प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगाया जा सकता। तो अब देखते हैं आर्टिकल 38 में क्या लिखा हुआ है। हमारे संविधान के जो आर्टिकल 38 है उसमें लिखा हुआ है सिंपल कि राज्य का यह कर्तव्य है, राज्य का यह दायित्व है कि वह ऐसा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तंत्र स्थापित करे जिसमें जिससे लोगों में समानता, न्याय और अवसर सुनिश्चित हो सके। अर्थात हर व्यक्ति को वे समानता की बात की गई है। और आर्टिकल 44 में इसमें संशोधन करके 44वें संविधान संशोधन 1978 में भी ये जोड़ा गया था 38 सेकंड, उसमें जोड़ा गया कि इसके तहत राज्य को असमानता को समाप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया गया था, कि राज्य असमानता को दूर करने के लिए विशेष प्रयास कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ समझो। देखो आर्टिकल 38 में है क्या, एक लाइन समझते हैं। कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 38 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें पहले समझने का प्रयास करना। इसमें लिखा क्या गया है? इसमें लिखा गया है कि लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए, लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए, लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए राज्य अवसर, प्रतिष्ठा और आय की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा। अर्थात आप जानते हो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा अवसर मिल जाते हैं, कुछ को कम मिलते हैं, किसी की प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा होती है, किसी की आय बहुत कम होती है। कहा गया कि इनमें जो असमानता है उस असमानता को दूर करने का राज्य प्रयास करेगा। तो यह आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनको राज्य जो है दूर करने का प्रयास करेगा और सब कोशिश करेगा कि इनकी जो असमानता है वो अलग हो जाए। और 38A में क्या है? 38A में देखो यहां पर लिखा हुआ है कि इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था और कहा गया था कि असमानता को दूर करने के लिए, असमानता को दूर करने के लिए राज्य विशेष उपबंध करेगा। या विशेष नियम बनाएगा, ऐसे लिख लो, विशेष नियम बनाएगा। ये बिल्कुल स्पेशल नियम होंगे, राज्य की असमानता इसमें दूर की जानी है। तो आर्टिकल नंबर 38 का है। आगे देखते देखो आर्टिकल 39 में क्या लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से देखो। कहा गया है कि राज्य जब भी कोई नियम बनाएगा तो नियम बनाते समय कुछ बातों को विशेष ध्यान रखेगा ताकि आय की, अवसर की और प्रतिष्ठा की असमानता दूर की जा सके। इसलिए संविधान में आर्टिकल 39 जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें जोड़ा गया है कि नागरिकों को पर्याप्त आजीविका के साधन अधिकार है, कि वो अपनी आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कर सकते हैं। और आजीविका पाने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 का F में है। लेकिन आजीविका के पर्याप्त साधन राज्य देगा, ये लिखा हुआ, मतलब गवर्नमेंट जो नौकरी देना, हमारा जीवन यापन करना, उसके लिए हमें नौकरी देना, ये सरकार का अर्थात राज्य का कर्तव्य है। और ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 39 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा है धन और संसाधनों का समान वितरण करेगा। और संसाधन कौन से? जो प्राकृतिक संसाधन है, जो भौतिक संसाधन है। राज्य किसी भी एक समुदाय, एक विशेष वर्ग या एक विशेष वर्ण के व्यक्तियों के लिए देश के भौतिक संसाधनों का दोहन नहीं कर सकता। वो यदि करेगा तो सभी को समान वितरण करेगा। आगे लिखा कि आर्थिक प्रणाली किसी के हाथों में केंद्रित ना हो, अर्थात राज्य धन केंद्रण करने से रोकेगा, कि किसी भी तरीके से धन का केंद्रीकरण ना हो, धन का केंद्रीयकरण ना हो। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि देश का संपूर्ण पैसा कुछ लोगों के हाथों में नहीं जाना चाहिए। राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो धन को 2, 4, 10, 20 या 100, 200 पूंजीपतियों के हाथ में ना रहने दे। अगला क्वेश्चन मिलता है
कि पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का व्यवस्था करेगा। आगे है कि श्रमिकों का स्वास्थ्य जो है उनके स्वास्थ्य के अनुसार उन्हें कार्य परिस्थिति प्रदान करेगा। अर्थात जिस व्यक्ति की जो कंडीशन है, जो शारीरिक कंडीशन है, उसके अनुसार उसे कार्य प्रदान किया जाएगा। और आगे लिखा कि बचपन और युवा अवस्था का संरक्षण तो है हमारा राज्य करेगा। और ये लिखा हुआ सब आर्टिकल नंबर 39 में। वो कहा कि बालकों के स्वास्थ्य के लिए भी राज्य विशेष प्रयास करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आर्टिकल 39 में, जो 39 में है, 39 क्या में कि राज्य निःशुल्क व समान न्याय प्रदान करने का प्रयास करेगा। कि राज्य चाहेगा कि हर व्यक्ति जिसकी न्याय की पहुंच रही है उसे निःशुल्क मिले, और निःशुल्क के साथ साथ में उसे सब व्यक्ति से समान न्याय की व्यवस्था करना भी राज्य कर्तव्य है। निःशुल्क और समान न्याय, गरीबों के लिए न्याय उपलब्ध कराना, यह सरकार का मुख्य काम है। ठीक है, विधि सहायता देना, कानूनी सहायता देना। तो आर्टिकल 39 जो है इंपॉर्टेंट है, और इसी आर्टिकल 39 से बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। आगे देखते हैं। देखो आर्टिकल जो 40 है, मैंने आपको समझा दिया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता पाने का अधिकार ये जोड़ा गया था 1976 में। यह भी राज्य का कर्तव्य बनता है कि राज्य की जिम्मेवारी है कि गरीब, कमजोर वर्ग, वंचित वर्ग को मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करे और न्याय तक उनकी समान जो पहुंच है वो निश्चित करे। और इसी आर्टिकल का वर्णन करते हुए हमारे देश में PIL जनहित याचिका की अवधारणा ने जन्म लिया है। कौन सी याचिका? जनहित याचिका। कि वह व्यक्ति जो पीड़ित है, जरूरी नहीं कि वही कानून की शरण में जाए, कोई व्यक्ति कानून की शरण में जा सकता है या कोई संगठन भी जा सकता है यदि उसे लगता है कि वो संगठन या वह व्यक्ति कानून की नजर में जाने लायक योग्य नहीं है। आगे देखते हैं। तो आर्टिकल 40 की बात करेंगे। देखो आर्टिकल 40 को गांधी जी के सपनों का आर्टिकल बोला गया है, क्योंकि आर्टिकल 40 जो है यह गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। कौन सी विचारधारा से? गांधीवादी विचारधारा। और गांधीवादी विचारधारा में आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है कि वह राज्य का वह कर्तव्य है, राज्य का वह दायित्व है कि वह ग्राम पंचायतों की स्थापना करे। और उद्देश्य है पंचायत की स्थापना कि ग्राम स्वराज और स्थानीय शासन स्थापित करे। तो कुछ क्वेश्चन यहां से मिल सकते हैं, हमें समझना होगा कि स्थानीय शासन का जनक किसे बोलते हैं? स्थानीय शासन का जनक बताइए अब जल्दी से। आप बोलोगे कि स्थानीय शासन के जनक है लॉर्ड रिपन। कौन है हमारे भारत में? लॉर्ड रिपन। अगला बात है आती है इंपोर्टेंट कि पंचायत व्यवस्था की शुरुआत कब कहां पर सबसे पहले की गई? प्रथम बार शुरुआत कहां हुई पंचायत व्यवस्था की? तो समझ लेना आप 2 अक्टूबर 1959 को 59 को बगदरी गांव में, और बगदरी गांव पड़ता है नागौर में और नागौर पड़ता है राजस्थान में। तो राजस्थान के नागौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले पंचायत व्यवस्था की शुरुआत की है। कब को? 2 अक्टूबर। इसके बाद कहां पर हुई है? बोलते हैं कि 11 अक्टूबर 1959 को ही आंध्र प्रदेश ने दशहरे के दिन पंचायत व्यवस्था की शुरुआत कर दी है, जो कि आर्टिकल 40 का ही पूर्णवर्ती है। आगे बोलते हैं जो इंपॉर्टेंट है कि पंचायत व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? कौन सा दर्जा? संवैधानिक दर्जा। तो समझना चाहिए कि संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन किया हमने, और 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके लिए संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो इसके लिए संविधान में जोड़ा गया भाग 9। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 243, 243 से लेकर
243 के अणे तक यह इसमें जोड़े गए हैं। कुल कितने विषय है इसमें? कुल इसमें 29 विषय जोड़े गए हैं और इसके लिए संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, सॉरी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो पंचायत व्यवस्था जो है हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 40 में है और गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है कि पंचायत व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए। आगे बात करते हैं। तो आप करेंगे आर्टिकल 41 की बात। देखो, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का हर व्यक्ति का अपना अधिकार होता है। किसका? कि व्यक्ति बेरोजगारी में, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता आदि में काम, शिक्षा, सहायता पाने की जिम्मेवारी राज्य की है कि भैया वो इनको उपलब्ध कराए। यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उसको रोजगार उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी सरकार की बनती है। कोई व्यक्ति बुढ़ापा आता है तो उसे पेंशन व्यवस्था करने की जिम्मेवारी राज्य की बनती है। कोई यदि बीमार या विकलांग व्यक्ति है तो उसकी सहायता करने की जिम्मेवारी भी सरकार की अर्थात राज्य की बनती है। जैसे मैंने बताया था कि यदि कोई गरीब है तो आर्टिकल 39 के फर्स्ट में लिखा गया है कि उसको विधिक सहायता पाने देने की जिम्मेवारी भी राज्य की बनती है कि वो निःशुल्क उसे विधि सहायता प्रदान करे। तो आर्टिकल 41 बहुत इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट 41 का प्रयोग करते हुए ही हमने बहुत सारे नियम बनाए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए वरिष्ठ पेंशन अधिनियम 1976 का वर्णन किया गया है। कौन सा? वरिष्ठता पेंशन अधिनियम 1976 बनाया गया है। हमने इसको है प्रयोग करते हुए, कहते हैं कि इसी का प्रयोग करते हुए आर्टिकल 21A हमने ऐड किया है, जिसमें 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा पाना उनका मूल अधिकार बनाया गया है। तो आर्टिकल 41 बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन मिलता है। कहते हैं कि लोक सहायता पाने का पूरा अधिकार है व्यक्ति को। आगे चलते हैं तो आर्टिकल नंबर 42 की बात करेंगे कि मातृत्व अवकाश और मानव कार्य परिस्थिति के अनुसार श्रमिकों का ये देखो क्या है, ध्यान सुना। राज्य का यह कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है कि वह जो जो भी उसकी जॉब में है उन्हें मातृत्व राहत प्रदान करे और मानव को उसकी परिस्थिति के अनुसार ही कार्य प्रदान करे। जिस कार्य को करने में मानव पूर्ण रूप से सही है, स्वच्छ है, उसी काम को उसे प्रदान किया जाए। आलतू फालतू काम प्रदान अर्थात काम की न्यायोचित व्यवस्था होनी चाहिए। मनोचित व्यवस्था की बात की गई है, काम की न्यायोचित व्यवस्था। कि काम भैया उसी अनुसार लो जो व्यक्ति जिस काम को कर सकता है, उसके अलावा उसकी कोई काम की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो आर्टिकल 42 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यहां से 2021 के यूपीएसआई में क्वेश्चन आ चुका है कि आर्टिकल 42 क्या है। तो सिंपल है कि मातृत्व अवकाश और काम की न्यायोचित व्यवस्था तथा परिस्थिति के अनुसार ही व्यक्ति को काम प्रदान किया जाए, ये सरकार का कर्तव्य होता है और सरकार इस कर्तव्य को निभाती है। आर्टिकल 43 देखो इंपॉर्टेंट है। पहले बताओ कि आर्टिकल 43 कौन सी विचारधारा से प्रेरित है? तो आप कहोगे ये समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है। तो श्रमिकों को, मजदूरों को उचित मजदूरी और सुखद जीवन स्तर उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य है। इसके लिए सहकारी संस्थाओं का विकास को भी राज्य बढ़ावा दे सकता है। समझते हैं, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि सब कामगारों के लिए यह राज्य का कर्तव्य बोलता है कि उन्हें जीवन निर्वाह मजदूरी प्रदान की जाए। कितनी मजदूरी प्रदान की जाए? जीवन निर्वाह, ताकि वो अपना जीवन का निर्वाह कर सके। तो पेपर में आता है कि जीवन निर्वाह मजदूरी 750 रुपए की समथिंग भारत सरकार ने निश्चित की गई है कि हर व्यक्ति को कम से कम इतनी मजदूरी ही मिलनी चाहिए। इंप्लीमेंट कर दिया गया है कि कम से कम हर व्यक्ति को इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए। तो मजदूरों के लिए उचित जीवन स्तर सरकार प्रदान करना यह भी सरकार का कर्तव्य है और ये महत्वपूर्ण कर्तव्य में से एक है। कहते हैं कि कुटीर उद्योग सहकारी संघवाद की स्थापना करना भी सरकार कर्तव्य है। किसका? कुटीर उद्योग होगा। देखो, उद्योगों व श्रमिकों की बात बता रही और कुटीर उद्योग बनाना सरकार का कर्तव्य है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कुटीर उद्योग की, आर्टिकल नंबर 43 की। आगे बात करते हैं, देखते हैं आगे। देखो आर्टिकल 44 तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में, जिसे बोलते हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, अर्थात समान नागरिक संहिता। देखो सरकार का कर्तव्य है कि वह पूरे भारत में एक समान नागरिक कानून बनाने की सलाह दे। धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों की बजाय केवल पूरे देश के लिए एक कानून बनाए। तो कहते हैं कि सबसे पहले जो यूसीसी स्थापना की थी, जिसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना की थी, समान नागरिक संहिता की, वो की थी गोवा ने। किसने की थी? गोवा ने। और हाल ही में यूसीसी की स्थापना हो चुकी है, उत्तराखंड में भी लागू हो चुका है। कहां लागू हो चुका है? उत्तराखंड में। और सुप्रीम कोर्ट क्या बोल चुका है कि भाई साहब यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड संपूर्ण देश में लागू कर दिया जाए, यह सरकार का मूल कर्तव्य है। तो सरकार इस कर्तव्य को जल्दी से निभाए। तो आर्टिकल देखते हैं 45 में। देखो 45 में 46वां संविधान संशोधन करके 2002 में 45वां जोड़ा गया था। इसमें लिखा गया था कि प्रारंभ में राज्य को 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी थी। तो बाद में इसे 21 में स्थानांतरित कर दिया और इसे बना दिया मूल अधिकार। क्या बना दिया? मूल अधिकार। तो अब जो है 45 में है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा केंद्रित व्यवस्था करना, यह किसका कर्तव्य है? यह राज्य का कर्तव्य है। राज्य का यह कर्तव्य है कि यदि 6 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसकी संपूर्ण देखभाल करना राज्य का मुख्यतः कर्तव्य होता है। और 46 जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुसूचित जाति और जनजाति का उत्थान, और SC ST और अन्य कमजोर वर्ग, और अन्य कमजोर वर्ग में जैसे EWS की शिक्षा, आर्थिक हितों की रक्षा और सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा कराना, यह राज्य का मोस्ट कर्तव्य है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 46 में। ठीक है, आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 47, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 47। इसमें लिखा है कि पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य बनाए रखना राज्य का कर्तव्य है। कि राज्य का दायित्व है कि पोषण स्तर में सुधार करे, स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करे और नशीले और मादक पदार्थों के सेवन पर नियंत्रण लगाए। ये देखो, यदि नियंत्रण लगाने की बात हुई है तो आसान सी बात है कि गांधी जी की बात हुई है। गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है ये। आर्टिकल नंबर 48 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 48 भी। देखो कौन सा आर्टिकल देखते हैं? आर्टिकल 48। 48 ए में देखो, पहले देखते हैं आर्टिकल 48 में क्या लिखा हुआ। पहले 48 की बात करते हैं। सिंपल आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है, एक ही लाइन उसमें लिखी हुई है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गाय, बछड़े और दुधारू पशुओं के बलि पर आप रोक लगाओगे। ठीक है, और साथ में जो जानवरों की नस्लें होती है उनमें आप सुधार करने का प्रयास करोगे। और पर्यावरण, नदी, झील, दर्रे, वन्य जीव रक्षा, पर्यावरण की रक्षा का प्रयास करोगे। और 48 में ए में है, 48 में क्या है कि दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगाओगे। तो आपको समझना कि रोक है मांस मदिरा खाने को, दारू पीने को। किसने मना किया भैया? गांधी जी ने। तो ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आर्टिकल 48 और 48 से किससे प्रेरित है? गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। ठीक है, 48 ए में भी याद रखना कि वन्य जीव जंतुओं की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना और उसे सही प्रकार से रखना, यह राज्य का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है जो राज्य को हमेशा निभाना चाहिए। तो आज बात करेंगे आर्टिकल 49 की, कि जितने भी ऐतिहासिक स्मारक है, धरोहर है, उनकी संरक्षा और उनका संरक्षण करने का कर्तव्य है ये राज्य का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी ऐतिहासिक है, जैसे चाहे अपना ताजमहल हो, चाहे लाल किला हो, चाहे अजंता की गुफा हो,
चाहे भीमबेटका का मंदिर हो या भीमबेटका की गुफा हो, महाबलेश्वर का मंदिर हो, जो भी ऐतिहासिक है, स्मारक है, धरोहर है, उनका सुरक्षा का कर्तव्य काम वो राज्य का है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 49 में लिखा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा पेपर में आता है। तो अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 50 में क्या लिखा हुआ है। देखो 50 में लिखा हुआ है कि कार्य करने वाले न्यायपालिका से अलग होंगे, अर्थात न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। राज्य का यह दायित्व है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखे। उद्देश्य है कि न्यायालय की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना। देखो इसमें सिंपल बोला गया है कि जो कार्य करने वाले हैं, जो कार्यपालिका में होते हैं, जैसे कार्यपालिका में दो तीन व्यक्तियों का नाम मैं लिखता हूं, जैसे पीएम होते हैं, सीएम होते हैं या मंत्री परिषद होते हैं, ठीक है। तो कहा गया कि ये कार्य करने वाले होते हैं। तो कार्य करने वाले व्यक्तियों को जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है इनसे बिल्कुल अलग रखे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी भी डिसीजन में इनका कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ताकि जो न्यायालय है उसकी स्वतंत्रता बरकरार रहे और वो स्वतंत्र डिसीजन निर्णय ले सके। तो आर्टिकल 50 बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 51 जो महत्वपूर्ण है, उसे जो बार बार पूछता है, उसमें लिखा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना राज्य की जिम्मेवारी है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक संबंध स्थापित कराना, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का और संधियों का पालन करना और विवादों का शांतिपूर्वक निपटान करना, ये सभी कर्तव्य राज्य के हैं जो राज्य को करने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जितने भी हम पढ़ रहे हैं, चाहे आर्टिकल 51 हो चाहे 52 हो, इसमें कहा गया है कि यदि इनको कोई लागू नहीं करेगा तो आप किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाओगे। और जब ये कही गई तो इन डीपीएसपी की बहुत ज्यादा आलोचना की गई। क्या की गई? आलोचना। और आलोचना इसलिए की गई कि भाई इन्हें आपने कानूनी समर्थन नहीं दिया। तो जब कानूनी समर्थन नहीं दिया तो एक व्यक्ति है जिसने इसके बारे में सेंटेंस बोला है, टी कृष्णमाचार्य, कृष्णाचार्य बोलते हैं। इन्होंने एक बोला था कि डीपीएसपी जो है, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है, ये भावनाओं का, हमारी भावनाओं का एक कूड़ादान है। किसका? भावनाओं का कूड़ादान है। कि हमारी भावना है कि सरकार सभी को समान न्याय दे, समान अधिकार दे, निःशुल्क सहायता दे और सरकार कर्तव्य भी होना चाहिए। लेकिन आपने क्या है कि सुप्रीम को यदि नहीं दे रहे तो हम कोर्ट भी नहीं जा सकते। तो उन्होंने बोला कि ये तो हमारी भावनाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो ये हमारी भावनाओं का कूड़ेदान है। क्या भैया? डीपीएसपी। ऐसा किसने बोला? टीटी कृष्णमाचार्य ने। ये इंपॉर्टेंट है। अगला बोलते हैं के संतानम, बोलते हैं के संतानम, ये इंपॉर्टेंट भी, के संतानम। ये बोलते हैं, देखो इनका कहना सिर्फ एक था कि जो डीपीएसपी है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार में झगड़ा कराने के लिए पैदा हुए हैं। हमने पूछा कैसे? वो कह रहा कि यदि केंद्र सरकार किसी राज्य को यह निर्देश देती है कि भाई इस वाले नीति तत्वों को आप लागू करें और राज्य नहीं करता, क्योंकि राज्य को अधिकार है वो लागू करे या ना करे, उस पर हम कोर्ट नहीं जा सकते, और यदि राज्य नहीं करता तो केंद्र सरकार हो सकता है कि वहां पर आर्टिकल 352 का प्रयोग करके उस सरकार को बर्खास्त कर दे कि नहीं कर रहा तो तेरी सरकार नहीं रहेगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो कहा गया कि इनके बारे में बोला गया है कि ये संविधान को जीवन देने वाली व्यवस्था है, जीवन दान देने वाली व्यवस्था है। देखो ये जो मैं बोल रहा हूं ये एल एम संघवी का वाक्य है। एल एम संघवी किसका है? एल एम सिंघवी। कि डीपीएसपी संविधान को जीवन दान
देने वाली व्यवस्था है। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये नोट करने हैं, ये महत्वपूर्ण पार्ट्स है। और इसके अनुसार कल को हम यहाँ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं महत्वपूर्ण, यूपीएससी से लेके यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल के सभी क्वेश्चनों को कल हम एमसीक्यू लगाएंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।